हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस इंग्लिश ज्ञान गंगा पर स्वागत है। और आज हम अपने नेक्स्ट 15 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित। और अभी तक हमने 101 शब्दों को पढ़ लिया है, 101 शब्दों को डिस्कस कर लिया है। और ये जो है आज की हमारी अगली क्लास होगी। आई थिंक ये हमारी 8वीं क्लास है। और जो है इसके बाद हम जब 200 वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग एक जो है क्वेश्चन क्लास, 1-2 क्वेश्चन क्लास करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। और ये कंप्लीट समझिए एक प्रकार से लेक्चर है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित दिया जा रहा है, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी किसी भी जो है टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी पढ़ाएंगे उसका एक भी पैसा नहीं लगना है। बस आपको इतना करना है कि आप यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाइए और प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, जो भी बताया जाए उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल ही मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा जो आज का 102nd वर्ड है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मीन्स क्या होता है? प्रबंध, विशेष लेख या एक विषयक पुस्तिका। यानी ऐसी कोई पुस्तक या ऐसा कोई लेख जो एक सब्जेक्ट पर निर्भर करता हो, केवल एक सब्जेक्ट से या एक ही बिंदु से उठाया गया हो, एक टाइटल से हो, एक सब्जेक्ट से हो। तो ए ट्रीटीज़ ऑफ वन सब्जेक्ट। ट्रीटीज़ का मतलब होता है लेख, है ना, लेख होता है या प्रलेख होता है। तो ए ट्रीटीज़, या हम इसको जो है एक प्रकार से ट्रीटीज़ को संधि के रूप में भी देखते हैं, संधि भी इसका अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर एक लेख या एक विषय पुस्तिका से संबंधित है या एक प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो ए ट्रीटीज़ ऑफ वन सब्जेक्ट यानी एक विषय से संबंधित पुस्तिका। तो क्या लिखा है? इन हिज हैंड्स वॉज ड्राइंग डार्विन्स फेमस मोनोग्राफ ऑन द मोनोडेक्टाइलस ठीक है, उसके हाथ में डार्विनवाद की एक विषयक पुस्तक थी। डार्विनवाद की एक विषयक पुस्तक थी जो मोनोडेक्टाइलस से संबंधित थी। आई बात समझ में? यानी मोनोडेक्टाइलस से संबंधित डार्विनवाद की एक विषयक लेख था, एक विषयक पुस्तक थी। अगला हमारा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है? मोनोथिस्ट। ठीक है, मोनोथिस्ट। याद रखिए, अगर कहीं पर मोनो शब्द लिखा है तो उसका मतलब एक ही होगा, एक। ठीक है, एक से लिया जाता है। ठीक, और अगर कहीं ओमनी शब्द लिखा हुआ है, ओमनी, तो उसका मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र, है ना, ओमनी। तो यहाँ पे मोनोथिस्ट लिखा है। मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादी, यानी केवल एक ईश्वर को मानने वाला। तो यह नेचर से क्या है? नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। यानी अगर एकेश्वरवादी शब्द आता है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन, और एक ईश्वर को मानने वाला शब्द हो जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऊपर वाला शब्द मोनोग्राफ भी नाउन है, नेचर से नाउन है। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब? वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो एक ईश्वर में, केवल एक ईश्वर में विश्वास करता हो, किसी भी ईश्वर में लेकिन एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? मोनोथिस्ट। ठीक है, मोनोथिस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑल्दो मैनी गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड इन दिस रिलीजन। इस धर्म में यद्यपि बहुत सारे देवी और देवता पूजे जाते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ ए मोनोथिस्ट रिलीजन। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक एकेश्वरवाद को मानने वाला धर्म है। ठीक है, यह एकेश्वरवादी धर्म है। आई बात समझ में? यानी इस धर्म में, यानी सनातन धर्म ही मान के चलिए कि सनातन धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। ठीक है, कैसा धर्म है? एकेश्वरवादी। फिर अगला है नेम शेक। अगला वर्ड है हमारा 104th, नेम शेक। नेम शेक का मतलब क्या होता है? हम नाम या सम नाम या उसी नाम का मनुष्य, यानी जो है एक ही नाम के दो या दो से अधिक लोग। ठीक है,
तो हम नाम, सम नाम या उसी नाम का मनुष्य। तो ये एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन का भी प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक व्यक्ति जो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के नाम का वही नाम रखता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नाम के साथ आता है और वही नाम किसी अन्य व्यक्ति का भी है, ठीक है। यानी दो लोग ऐसे जो एक ही नाम वाले हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेम शेक कहते हैं, ठीक। जैसे यूज़ है, एंड सो ही वांट्स यू टू मीट जैकब, एंड सो ही वांट्स यू टू मीट जैकब, और आगे वह तुम्हें मिस्टर जैकब से मिलाना चाहता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू मीट जैकब, वह तुम्हें जैकब से मिलाना चाहता है। हिज नेम सेक, जो उसका नेम सेक है, किसका, ठीक है। तो जैकब से मिलाना चाहता है, और जो ही शब्द है उसका नाम भी क्या है, जैकब ही है। 20 years old, और वह 28 वर्ष का है, ठीक है। वह अपने नाम वाले, यानी अपने हम नाम वाले जैकब से तुम्हें मिलाना चाहता है, और वह जो है 28 वर्ष 28 वर्ष उम्र का है, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नहीं शब्द है, नियोलॉगिज्म, ठीक। नियोलॉगिज्म कोई पढ़ता है, कोई लॉजिज्म पढ़ता है, आप भी नियोलॉगिज्म ही पढ़िएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, नियोलॉगिज्म का मतलब नव शब्द या नया प्रयोग, यानी जब कोई नए शब्द को खोजा जाता है तो उसको नियोलॉजिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, नाउन। तो द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग ए न्यू वर्ड और फ्रेज, ठीक है। द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग ए न्यू वर्ड और फ्रेज, यानी एक नए शब्द या नए वाक्यांश की खोज करना, ठीक है, खोज करने का कार्य करना, यही क्या कहलाता है, नियोलॉजिज्म कहलाता है, या नियोलॉगिज्म कहलाता है, ठीक। तो नए प्रकार या नए शब्द की खोज करना। ए पोएट क्रिएट्स नियोलॉजिज्म इन हिज पोएम, एक कवि अपने कविताओं में नए शब्दों को क्रिएट करता है या नए शब्दों को खोजता है, ठीक है, नए शब्दों को बनाता है। एक कवि अपने कविताओं में नए शब्दों को क्रिएट करता है, नए शब्दों को लिखता है, नए शब्दों को बनाता है। फिर अगला वर्ड है नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया या कच्चा या नवदीक्षित, और ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। नोविस का मतलब नौसिखिया, कच्चा या नवदीक्षित, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी काम में नया हो, किसी काम में नवदीक्षित हो, यानी नया नया पढ़ रहा हो या नया नया उसने दीक्षा ग्रहण की हो, शिक्षा ग्रहण की हो। तो वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, किसी कार्य में, यानी प्रोफेशन का मतलब हो गया कार्य, ठीक है, किसी भी प्रकार के कार्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो नया हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोविश बोलते हैं। तो आई एम ए नोविस इन दिस टीचिंग प्रोफेशन, मतलब मैं इस पढ़ाने के कार्य में क्या हूँ, नौसिखिया हूँ, मतलब मैं अभी नया नया पढ़ाने लगा हूँ, ठीक। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, एंड इफ़ यू आर न्यू विजिटर to my class, English class, please do subscribe our channel, and if you want to give any question or any query or any suggestion, please leave that question or query or suggestion in the comment box, so I'll take care of that, and after that I will improve it and answer it, okay। चलिए आगे देखते हैं, अगला 107th वर्ड है हमारा न्यूमिस्मैटिक। क्या लिखा है, न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक का मतलब क्या होता है, मुद्रा शास्त्र या टंक विज्ञान या टंक विद्या, ये विद्या लिखा है, दिया है, ठीक है। और यह नेचर से क्या है, नाउन है, ठीक। न्यूमिस्मैटिक, एंड आई थिंक previously in the examination 2018 the word was asked in SSC एग्ज़ाम्स, न्यूमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र, टंक विज्ञान या टंक विद्या, ठीक। तो क्या लिखा है, साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यानी इतिहास से संबंधित सिक्कों का अध्ययन करने का विज्ञान या अध्ययन करने की कला, एक प्रकार की हॉबी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र या टंक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, टंक विज्ञान, ठीक है। चलिए यूज़ देखते हैं। मिस्टर श्याम शर्मा वॉज न्यूमिस्मेटिक एंड वेटरन। मिस्टर श्याम शर्मा एक
मुद्रा शास्त्र के वैज्ञानिक थे, और वेटरन यानी प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्र के वैज्ञानिक थे। यहाँ जो है न्यूमिस्मेटिक्स वेटरन चाहिए था, ठीक है, यानी मिस्टर शर्मा मुद्रा शास्त्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। चलिए आगे, अगला 108th वर्ड है हमारा ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी या ऑबिट्यूरी जो भी हो, ऑबिट्यूरी का मतलब होता है शोक समाचार या निधन सूचना या दफन का स्थान, ठीक। तो नाउन है और यह नेचर से एडजेक्टिव भी है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग होता है ऑबिट्यूरी। ए प्रिंटेड नोट ऑफ समवन्स डेथ, ठीक, किसी की मृत्यु पर जो है एक नोट प्राप्त करना यानी समाचार प्राप्त करना, प्रिंट करके उसी को क्या बोलते हैं, लिखित या छापा गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, एबिट्यूरी, ठीक है, ऑबिट्यूरी, एबिट्यूरी नहीं ऑबिट्यूरी, ठीक। तो आप जानते हैं कि जब हमारे घर पे किसी का शोक संदेश आता है या हमारे पास आता है, तो वह एक सफ़ेद कागज़ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑबिट्यूरी, ठीक। इंस्टेड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन एन ऑबिट्यूरी मोशन वॉज एडॉप्टेड ऑन February 21, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन मोशन, मोशन का मतलब क्या हो गया, मोशन का मतलब एक प्रकार से आंदोलन, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन मतलब अयोग्यता से संबंधित आंदोलन चलाना था, इंस्टेड ऑफ ए डिस्क्वालिफिकेशन मोशन, ठीक है, यानी अयोग्यता से संबंधित आंदोलन के बदले एक शोक आंदोलन 21 फरवरी से चलाया गया, ठीक है। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, शोक आंदोलन, ठीक है, या शोक समाचार आंदोलन चलाया गया था। अब यहाँ पे निधन का सूचना नहीं होगा, ठीक है, किसी अच्छे काम को लेकर या किसी काम के विरोध को लेकर, उसको दबाने को लेकर या उसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाने को लेकर अगर हम कोई मोशन चलाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अभी क्या होगा, ठीक है, शोक समाचार या दफन करने का तरीका ही होता है। तो अयोग्यता से संबंधित आंदोलन चलाने की बजाय की जगह पर, ठीक है, शोक समाचार या शोक मोशन या शोक आंदोलन 21 फरवरी से चलाया गया या 21 फरवरी को चलाया गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगले हमारे जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना या जीर्णशीर्ण या अप्रचलित, ये एडजेक्टिव है, यानी कोई वस्तु अगर हमारे पास है, ठीक है, और वह कई दिनों से या कई महीनों से या कई वर्षों से प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, ठीक, क्यों नहीं लाई जा रही है, क्योंकि वह काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसी वस्तु के लिए या उसी मशीनरी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्सोलेट वर्ड को प्रयोग कर सकते हैं। तो ए मशीन और वर्ड, देखो एक शब्द भी होगा और एक मशीन भी होगा, ए मशीन और वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है, एक मशीन या एक शब्द जो अधिक समय से प्रयोग में ना लाई जा रही हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज जो है यू शब्द का प्रयोग होता है और यू शब्द के पहले क्या होता था, दी होता था, योर का दाऊ होता था, ठीक है। तो दाऊ क्या है, एक ऑब्सोलेट वर्ड है, एक प्राचीन शब्द है, ठीक। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक। इसी तरह से डज का होता था डोथ, हैज़ का होता था हैथ, ठीक है। तो ये शब्द आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, मतलब अब प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द या ऐसी मशीनें जो प्रयोग में ना लाई जा रही हों वर्तमान में, तो क्या लिखा है, द मशीनरी इज़ नॉट ऑब्सोलेट, यानी मशीन पुरानी नहीं थी, जीर्ण नहीं है, मशीन पुरानी नहीं है या जीर्ण नहीं है, बट इट इज़ कॉल्ड फॉर रिपेयर, लेकिन फिर भी उसको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए बुलाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा शब्द है 110 ऑक्टोजेनेरियन। क्या लिखा है, ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर ऑक्टो शब्द लगा हुआ है, ऑक्टो, तो वो उसका मतलब होता है, या ओ सी टी लगा है ऑक्ट, तो वो 8 से संबंधित समझना है, और यहाँ पे ऑक्टोजेनेरियन लिखा है, ठीक है। तो जेनेरियन मतलब जनरेशन हो गया और ऑक्टो मतलब हो गया 80, तो यहाँ पे 80 वर्षीय या 80 वर्षीय, 80 वर्ष का बूढ़ा, और ये क्या है, नाउन है, ठीक है, 80 वर्ष का बूढ़ा या 80 वर्षीय,
ठीक, नाउन होता है। तो क्या लिखा है, वन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 वर्ष बूढ़ा हो, यानी 80 वर्ष की उम्र का हो, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टोजेनेरियन। क्या कहते हैं उसे, ऑक्टोजेनेरियन। ठीक, यूज़ क्या है, हिज ग्रैंड फादर इज़ एन ऑक्टोजेनेरियन, उसके दादाजी 80 वर्ष के बूढ़े हैं, या उसके दादाजी 80 वर्ष के वृद्ध हैं। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑक्ट्रॉय या ऑक्ट्राई। ठीक है, ऑक्ट्राई का मतलब क्या होता है, चुंगी कर। अब यहाँ पे देखिए ऑक्टो शब्द लिखा हुआ था, यहाँ पे ओ नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्टो शब्द होता तो वह भी 8 से संबंधित होता या 80 से संबंधित होता। तो यहाँ पे ऑक्ट्रॉय लिखा है, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी कर या द्वार दे कर। ठीक है, और यह नेचर से क्या है, नाउन है। द्वार दे कर का मतलब जब कोई वस्तु आप बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा, कर लगेगा, उसी को बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। ठीक, तो यानी जब आप कोई वस्तु मंगाएंगे और मान लीजिए दिल्ली से मंगाते हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचते ही उस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो वही क्या होता है, द्वार देकर या जो है चुंगी कर। ठीक, तो ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स एंटरिंग ए टाउन, एक शहर में पहुंचते ही उस पर टाउन वाला यानी शहर वाला टैक्स लगा देना ही उस वस्तु पर क्या कहलाता है, चुंगी कर। तो द गवर्नमेंट रिसीव्स ऑक्ट्रॉय ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स, सरकार, ठीक है, सरकार आयात की गई वस्तुओं पर चुंगी कर प्राप्त करती है या चुंगी कर लेती है। सरकार आयात की गई वस्तुओं पर चुंगी कर लेती है। चलिए 112th वर्ड है हमारा, 112वां शब्द, क्या लिखा है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, अल्पतांत्रिक देश या कुलतंत्र, और ये नेचर से नाउन है। ओलिगार्की का मतलब अल्पतांत्रिक देश या कुल। अल्पतांत्रिक देश का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर कुछ ही लोग मिलकर शासन चलाते हों। द पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नड बाई ए फ्यू पीपल, यानी जहाँ पर कुछ लोग मिलकर शासन चला रहे हों, उसी को क्या कहेंगे, ठीक है, ओलिगार्की। ओलिगार्की। सम कंट्रीज़ आर अंडर ओलिगार्की, यानी कुछ देश हमारे विश्व में यानी हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी पर कुछ देश ऐसे हैं जो अल्पतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं, यानी वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो अपना राजनीतिक भविष्य तय करते हैं, अपना राजनीतिक भविष्य चलाते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगला है 113th वर्ड, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वोपरि या सर्वशक्तिमान, और ये नेचर से क्या है, एडजेक्टिव है। ओमनीपोटेंट सर्वोपरि या सर्वशक्तिमान, ठीक है, नेचर से एडजेक्टिव है। और हमने बताया भी कि ओमनी शब्द अगर कहीं पर लिखा रहेगा तो उसको सर्वोपरि यानी जो है सर्व से संबंधित मानकर चलेंगे। ठीक है, यानी सबसे सबसे अधिक जगह पर या सभी जगह पर या सर्वशक्तिमान। ठीक, तो वन हु इज़ मोस्ट पावरफुल, ऐसा कोई जो मोस्ट पावरफुल हो यानी सबसे अधिक शक्तिशाली हो। द नेचर इज ओमनी पोटेंट, यानी प्रकृति ही क्या होती है, सर्वोपरि होती है, सर्वशक्तिमान होती है। ठीक है, तो ये यूज है, द नेचर इज़ ओमनी पोटेंट, यानी प्रकृति ही, ठीक है, प्रकृति यानी जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान होती है। ठीक, यानी ईश्वर सब सर्वशक्तिमान होता है। फिर अगला है ओमनीशाइंट। अगला वर्ड कौन सा है, 114th, ओमनीशाइंट। ओमनीशाइंट का मतलब क्या है, सर्वज्ञ। यहाँ पे साइंट लिखा हुआ है तो यह साइंटिस्ट से मिलकर बना हुआ है, और ओमनी का मतलब हो गया सब, सब कुछ, यानी सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। वन हु नोज़ एवरीथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। यूज़ क्या है, हुज़ विनिंग द इलेक्शन। हुज़ विनिंग का मतलब हु इज़ विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कौन जीत रहा है, इलेक्शन कौन जीत रहा है, इज़ एमंग द टॉप क्वेरीज टॉप्ड टैप्ड इनटू द ओमनीसाइंट गूगल। तो इलेक्शन कौन जीत रहा है या चुनाव कौन जीत रहा है, यह सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले गूगल में सबसे अधिक खोजा गया टॉपिक था, क्वेरी था, प्रश्न था। आई बात समझ में, यानी सब कुछ जानने वाले गूगल में सबसे अधिक बार खोजा गया क्या था, यानी टॉप पर क्या था। ठीक है, हु इज़ विनिंग द इलेक्शन, चुनाव कौन जीत रहा है। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इफ़ यू आर getting the point, please do subscribe the channel
and like the video and do your valuable comments in the comment section and share it to your friend relatives who are preparing for the English examination। ठीक है, तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ अवश्य शेयर करिए जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगला वर्ड है हमारा 15th वर्ड, 115th वर्ड, ओपेक। ठीक है, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? धुंधला, धुंधला, अपारदर्शी या अस्पष्ट, अस्पष्ट। और ये भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई वस्तु जिसके उस पार ना दिखाई देता हो या उस पार देखा ना जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? ओपेक कहते हैं। तो यू कैन ऑलवेज यूज़ ओपेक ग्लास इफ़ यू नीड टू ब्लॉक ए स्ट्रीट व्यू, यानी यदि आप गली से आने जाने वाले लोगों की निगाह अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है? आपको एक अस्पष्ट या अपारदर्शी शीशे का प्रयोग करना चाहिए, या आप अपारदर्शी शीशे का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रीट व्यू का मतलब हो गया कि आपके बगल में सड़क है और सड़क से लोग आ जा रहे हों और खिड़की से आपके अंदर झांक रहे हों, आपके कमरे में झांक रहे हों, तो उनके निगाहों को रोकने के लिए आप एक अपारदर्शी, अस्पष्ट या धुंधले शीशे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका यूज हो गया। फिर अगला है 116th वर्ड, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पक्षी विज्ञान या पक्षी विद्या, और ये भी क्या है? नाउन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान या पक्षी विद्या, नेचर से नाउन है। साइंस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, हाँ, चिड़ियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक, ऑर्निथोलॉजी। द हिस्ट्रीज ऑफ बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी एक्सेट्रा फॉलो सिमिलर पैटर्न्स। तो बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का इतिहास, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान का इतिहास। ठीक है, इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मत्स्य विज्ञान, याद रखना ये, मत्स्य। एक मिनट, इक्थियोलॉजी का मतलब मत्स्य विज्ञान, यानी मछली से संबंधित विज्ञान को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी, ECHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। ठीक है, फॉलो सिमिलर पैटर्न्स, यानी सबका जो अध्ययन करने का तरीका है वो एक समान है, सिमिलर है, चाहे वो वनस्पति विज्ञान का हो, पक्षी विज्ञान का हो या मत्स्य विज्ञान का। ठीक है, चलिए, तो हमारे ये आज के 15 वर्ड्स कंप्लीट हुए और हम लोगों ने अभी तक कुल 116 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 200 वर्ड्स वी विल टेक ए पॉज आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज। हम 2 एक्सरसाइज करने के बाद हम, ठीक है, 2 एक्सरसाइज करने के बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास को एक पॉज लेंगे और जहाँ से हमने ट्रांसफॉर्मेशन रोका था उसी के आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे आपको, ठीक है, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हों आप उसे कर ले जाएं। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और जो है पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कार्य करते रहिए। ठीक है, और बिना निर्धारित किए मंजिल नहीं मिल सकती है, तो मंजिल का निर्धारण होना चाहिए। ठीक, हम लोग सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, अध्ययन करने वाले हैं और आई होप आप भी अध्ययन ही कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप एक बार फिर से हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंग्लिश से संबंधित वीडियो फ्री में मिलती रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।